नमस्कार साथियों, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और बच्चों ने जिनका अच्छा स्कोर बन रहा होगा उन्होंने आई होप तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन कट ऑफ के बारे में। आज हम वीडियो के टाइटल से आप जान चुके होंगे कि आज हम बताएंगे कि मेंस की कैसे और कहाँ और किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। आज हम इसी के बारे में और बात करेंगे। सवाल ये होता है कि जो स्टूडेंट्स इस कट ऑफ के ऊपर अगर हैं 72, 71, 71, 52, 45, 52, 43, कोई स्टूडेंट्स अगर इनके ऊपर है तो उसको तो 100% अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बच्चा इन कट ऑफ में कहीं फंसा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी को 65 हो रहा है, किसी को 66, 67, 68। अब ये सब जनरल कैटेगरी वाले हैं। सपोज मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सवाल ये है कि तैयारी किस तरह से इनको स्टार्ट करनी चाहिए ताकि इनका नुकसान भी ना हो और कल को अगर रिजल्ट होता है तो इनको ज्यादा, मान लीजिए कल को अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ थिंग। और सेकंड ऑफ थिंग ये कि कल को अगर कुछ भी रिजल्ट में ऊपर नीचे होता है, पास हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंस देने को मिलेगा। लेकिन अगर फेल हो गए तो फिर क्या सर? तो उसके लिए मैं आप लोगों से अभी बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। देखिए, राजस्थान में जो आगामी एग्जाम है वो है एपीओ, और एपीओ में भी एक मेंस का एग्जाम है। तो जो भी बच्चे 65 प्लस ला रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, वो बच्चे एपीओ के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वो बच्चे सब तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, वो बच्चे मेंस देना स्टार्ट कर सकते हैं सीआरपीसी का, एविडेंस का, आईपीसी का, प्रोबेशन ऑफेंडर का, जुवेनाइल जस्टिस का, पॉक्सो का। वो इनके मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चा ओबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, जो भी स्टूडेंट्स अगर जो इसके जैसे ओबीसी का कोई छात्र है वो 63, 64 के राउंड ला रहा है, उसको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई स्टूडेंट जो कि ईडब्ल्यूएस में है, वो जो 64, 63, 64 वाले में आ रहा है, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई एससी कैटेगरी में है जो 45 प्लस है, एससी और एसटी के लिए मैं कहूंगा कि जो बच्चे 45 तक भी आ रहे हैं उनको भी एक बार स्टार्ट कर देना चाहिए। मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, आपके हार्ड वर्क से ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो 15-20 दिन है यही तय करेंगे आपकी दिशा और दशा, किस तरफ आप जाएंगे और किस तैयारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे एपीओ अपीयर कर रहे हैं और वो बच्चे इनके साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, ये आपको एंड ऑफ द डे फायदा दे देगा। देखिए, पढ़ी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लगातार तैयारी करते रहे और लगातार हार्डवर्क करते रहे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि तैयारी कैसे करनी है। अब सवाल ये है कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो अभ्युत्थान लॉ अकेडमी अपनी एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, और मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स जो हमें बच्चों ने अभी रिसेंट टाइम में भेजे हैं, आंसर लिख के याद रखिए। जो बच्चे आरजेएस बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उन बच्चों के लिए कोई आराम नहीं है, और जो बच्चे जिनका अभी थकान अभी तक नहीं निकली है, 4 दिन हो गए एग्जाम को, तो वो बच्चे अभी भी सिर्फ संघर्ष ही कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है और इस समय का आप पूरा भरपूर फायदा उठाइए। अगर ये समय निकल जाएगा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अपने नुकसान के लिए। तो बस मेरी ये इतनी सी बात थी। मैं कैसे मेन सीरीज में हम लोग कॉपी चेक करते हैं, और मैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जयपुर में बहुत सारी संस्थान है जहाँ पे मेंस की सारी तैयारी होती है। तो अभ्युत्थान लॉ अकेडमी है, आपको क्यों चुनना चाहिए उसका एक सिंपल सा मैं आपको एक रीजन दे सकता हूँ। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट से 1-on-1 मेंटरिंग होती है। हर स्टूडेंट के साथ एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक होता है। हम लोग किसी स्टूडेंट के टीचर नहीं है बल्कि उसके मेंटर बन के काम करते हैं। उसकी टाइमली कॉपी चेक करते हैं। हम ये गारंटी देते हैं कि 24 घंटे में बच्चे को वापस उसकी कॉपी चेक करके प्रोवाइड कराई जाए। ये हमारा आरजेएस की टेस्ट सीरीज है, रणविजय टेस्ट सीरीज, और ये रणविजय टेस्ट सीरीज इंश्योर करेगी आपकी तैयारी को। इसके अंदर हम कवर करेंगे एंटायर सिलेबस को। इसके अंदर हम ऐसे राइटिंग की क्लासेस लेंगे और वो कॉपीज भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें बच्चों को अच्छे नंबर मिले हैं ऐसे राइटिंग में। देखिए, आज वो जमाना नहीं रहा कि आप ऐसे राइटिंग में कुछ भी लिख के आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे।
रटा रटा ऐसे नंबर नहीं मिलते। मैं भी आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा जो कॉपीज हमारे पास है, जिसमें बच्चों को 15 में से 8 नंबर 9 नंबर तक ऐसे में मिले हुए हैं, और ये अच्छे नंबर माने जाते हैं मेंस के हिसाब से। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट की क्लासेस भी दिखाऊंगा। मैं कुछ ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग की जो कॉपीज है बच्चों की वो भी आपका शेयर करूंगा। डिटेल डिस्कशन होगा हर टेस्ट के ऊपर, और हम ये टाइम बाउंड होकर बता रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी कॉपी इवोल्यूएट करके आपके, अगर मान लीजिए अगर आप राजस्थान से बाहर हैं या फिर आप जयपुर नहीं आ सकते तैयारी करने के लिए, तो फिर आप हमें जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे उसको भेज देंगे, आप उसका प्रिंट निकाल के उसमें पूरा टेस्ट दीजिए और स्कैन करके वापस हमें रिवर्ट बैक कीजिए। हम उसका प्रिंट लेके पूरा उस पेपर को सोल्व करके और आपके हर एक क्वेश्चन पे रिमार्क्स हम देंगे कि कहाँ पे क्या कमी और कहाँ पे कैसे उसको कमी को दूर किया जा सकता है। हम वो सारी कमियों को दूर करके हम आपको कॉपीज वापस रिवर्ट बैक करेंगे, और ये सारा प्रोसेस हम 24 आवर्स में करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि अगला टेस्ट जो होगा उसमें आप वो सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो इस टेस्ट में आपने की है। उससे आपकी आंसर राइटिंग में लगातार एक बदलाव आता रहेगा। और जो लोग राजस्थान में हैं तो वो लोग जयपुर सेंटर आएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। और यदि कुछ ऐसी पारिवारिक कंडीशंस हैं तो कोई नहीं आ सकते, तो वो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारी मेंस की क्लासेस भी ऑनलाइन होगी। 2 तारीख से हमारा मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से पढ़नी है, कहाँ से। जैसे मान लीजिए एसआरए में अगर अभी ऑर्डर राइटिंग जो आ रहा है सीपीसी के अंदर, उसमें टेम्परेरी इंजेक्शन पूछा, लास्ट ईयर जो एक ऑर्डर राइटिंग पूछा गया आरजीएस के सिविल पेपर में, वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का पूछा गया। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जहां पे रिजेक्शन होता है, ऑर्डर 7 रूल 11 के कौन कौन से ग्राउंड्स पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ हम ये भी बात आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको वहां पे लिखना होगा। मान लीजिए आपको सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डिसाइड करनी है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जहां पे कोई भी डिले कॉन्डोनेशन के लिए वो एक सूट लेके आए, मतलब एक एप्लीकेशन लेके आए, तो उसके लिए जो भी ग्राउंड्स हैं या उसका जो लैंडमार्क जजमेंट है, तो जब आपको ऑर्डर राइटिंग लिखते हो वो जो जजमेंट साइट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मेंस क्लासेस राइटिंग में आपको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि आप पढ़े हैं तभी तो आपका मेंस आपका प्री क्लियर हुआ है। तो आपको रेदर हम पढ़ाने के बजाय हमारा फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या हैं, ताकि जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की एक क्लासेस होंगी, उस क्लासेस के अंदर इन डिटेल समझाया जाएगा। वीकेंड पे जो क्लास होगी हमारे अभिष्ठान लॉ अकेडमी की, वो जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग की क्लासेस होगी, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस और कुछ सिटिंग जजेस को भी हम इन्वाइट करेंगे कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देके यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट सहित हमें पूरा बताएं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ सैंपल कॉपी दिखाता हूँ बच्चों की, जिससे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी, जिससे आप सीख पाए और देख पाए कि कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली एक पेपर भेजा था मुझे। पहला सवाल आपको इतना स्कैन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये कॉपी की इसकी स्कैन कॉपी है। इसमें सवाल ये था कि जो एक टेनेंट होल्डिंग ओवर है, मतलब एक जो किराएदार है जिसने कोई अतिधारण किया है, क्या वह संपत्ति से निष्कासित होने के लिए, अगर उसको कोई निष्कासित कर दिया गया है संपत्ति से, तो क्या वो वाद लेके आ सकता है? अगर लेके आ सकता है तो क्या वो सेक्शन 5 में जाएगा या सेक्शन 6 में जाएगा? तो इन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर लिखा, जिसमें इन्होंने शुरुआत में ही मना कर दिया कि टेनेंट होल्डिंग ओवर कोई भी वाद लेके नहीं आ सकते। तो इनको बिल्कुल 0 नंबर इसमें मिला है। और इसके बाद मैंने ये भी इसमें लिखा है इनके इवोल्यूशन में, काइंडली गो थ्रू विद द प्रिंसिपल्स एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 5, रीड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो हम हर एक सवाल में इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को सिर्फ मार्क्स ना दें, उसको रिमार्क्स भी दिए जाएं ताकि उसका स्कोर इंप्रूव हो। जैसे देख लिए, दूसरा सवाल था क्या कोई ट्रेस पासर सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 5 या फिर 6 के अंदर? तो सवाल ये था, तो इसने लिखा यस, ट्रेस पासर कैन रिकवर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6। इन्होंने बिल्कुल सही चीज लिखी, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सवाल था, ये सवाल था 3 मार्क्स का, और हमें 1 नंबर के लिए 15 शब्द लिखने होते हैं। जब भी आप मेंस लिखेंगे तो आप 1 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 15 वर्ड्स लिखने हैं। ये जो 15 शब्द होते हैं, इस 15 शब्द में अगर आपका मीडियम हिंदी है तो काकी के सेमे पर आपको छोड़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इज एम आर वोज वर आपको छोड़ना है। क्या वो शब्द छोड़ के आपके 1 नंबर के लिए 15 शब्द काउंट हो रहे हैं? तो इसमें मैंने लिखा कि आपको और एलिब्रेट करना चाहिए था आंसर को। आपने आंसर ठीक लिखा, लेकिन उसमें से सिर्फ आपने 3 में से 1 ही मिलेगा, वो लिखा है। अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए तो थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा।
और कंटेंट तभी बढ़ पाएगा जब आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हो मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, जो बच्चे मेंस को सीरियसली नहीं लेते, मैं उनको एक बहुत स्पष्ट बात बोलता हूँ, जो बच्चे मेंस में हार्डवर्क नहीं करते और जिनको लिखने में जोर आता है, तो वो उन बच्चों के लिए मेंस कभी नहीं होता। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक कॉपी पे बहुत डिटेल डिस्कशन हमारा होता है हर एक स्टूडेंट के साथ। आप कोई से भी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन आप हार्डवर्क कीजिए बस। मेरे लिए तो आप सारे बच्चे एक समान है, ठीक है। जैसे मैं आपको और भी सवाल दिखाता हूँ। सवाल ये था कि किसी पर्सन के पास में क्या एक गुड टाइटल है, एक अच्छा हक है, पूर्ण हक है संपत्ति के लिए, क्या वो सूट फाइल कर सकता है? तो इन्होंने लिखा हाँ वो कर सकता है, लेकिन प्रोविजंस इन्होंने नहीं लिखे, सिर्फ सेक्शन 6 लिखा। वो सेक्शन 5 एसआरए में भी सूट फाइल कर सकता है। अभी मैं हिंदी मीडियम की कॉपी भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। हिंदी मीडियम की कॉपी जो है वो मैम डिस्कस करेंगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो अगर गवर्नमेंट ने आपको बेदखल किया है किसी भी संपत्ति से? तो फिर इसमें मैंने यहाँ पे रिमार्क देते हुए इनको लिखा है कि किस टाइप के सूट लाई करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आपने तो लिख दिया कि नहीं कर सकते, लेकिन कहाँ जाओगे? अगर सवाल पूछा गया है कि किस सरकार की, अगर सरकारी संपत्ति से आपको बेदखल कर दिया गया, तो सेक्शन 6 में तो आप सूट नहीं फाइल कर सकते सारे के, लेकिन इसका आंसर भी तो आपको देना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको रेमेडी अवेल करनी है। उसके बारे में ज्यादा मत लिखिए, सिर्फ एक लाइन में लिखिए कि आपको सीपीसी में सूट फाइल करना पड़ेगा, ना कि सेक्शन 6 ऑफ सारे। तो ये विद द टाइम आपको चीज आएगी। तो इसमें मैंने लिखा कि फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा सूट के लिए, उसके लिए भी प्लीज एक लाइन लिखिए। दूसरे सवाल में आइए, इन्होंने रेक्टिफिकेशन पूछा था, जो लिखतों की परिशुद्धि है उसके बारे में ये सवाल था। तो इसमें मैंने लिखा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, ये चीज आपने मैं इसमें से मिस आउट कर दी है। तो हर एक कॉपी में हर एक चीज हम लोग उसके अनुरूप ही उसको मार्क्स देते हैं, अकॉर्डिंग हर चीज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इंजन था, ये अस्थायी व्यादेश का इन्होंने आंसर लिख के भेजा। तो इसमें मैंने लिखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ टीआई का आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया है निष्पादन के लिए, और एग्जीक्यूशन ऑफ टीआई दिया हुआ है सेक्शन 94C ऑफ सीपीसी। आप जितने इंटरलिंकिंग प्रोविजंस लिखेंगे, दूसरे एक्ट के जितने प्रोविजंस आप मेंशन करेंगे, आपको उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक मैं इंग्लिश का ऐसे डिस्कस करता हूं। एक स्टूडेंट की कॉपी थी मेरे पास, देखिए देखिए बहुत अच्छा इसने आंसर लिखा और इसको 15 में से 8 नंबर मिले हैं। 8, 9, 10, 15 में से मैक्सिमम होते हैं। 10 के ऊपर 15 में से 10 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसे आया था लास्ट ईयर एडीआर पर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ये इंग्लिश का ऐसे था। देखिए आरजेएस में 3 ऐसे आते हैं, आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। एक लीगल होता है और 2 सोशल ऐसे होते हैं। ये लीगल ऐसे था, आप इसमें देखिए। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग करी है एडीआर की, उसकी स्टार्टिंग देखिए आप। आपको स्टार्टिंग देख के मिलेगा कि हमें सिर्फ रेटेड राय ऐसे नहीं लिखने। आप मार्केट से कोई बुक खरीद के लाते हो इस राइटिंग की, प्लीज वो मत कीजिए। अखबार की हेडिंग देखिए, अखबार की कटिंग देखिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स निकालना स्टार्ट कीजिए। आपके पास में कोई रद्दी वाला है तो उसके जाके 15-20 किलो जितना आपको अखबार मिलता है, 15-20 रुपए किलो जितना भी आपको अखबार मिलता है, उसको लेके आइए, उसमें से कटिंग निकालिए अखबार की। वही आपको स्कोर दिला के लेके जाएगा। क्योंकि मेंस का मतलब होता है कि दूसरे बच्चे से अच्छी कॉपी दिखानी। अगर आपकी कॉपी अच्छी दिखती है दूसरे बच्चे के आंसर से, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। वो अच्छी तब दिख पाएगी जब आपने उस पर हार्ड वर्क किया हो। देखिए इस सवाल में देखिए आप, एडीआर के ऊपर ऐसे था, तो इन्होंने लिखा अवर इंडियन जुडिशरी इज ओवरबर्डन विद मिलियंस ऑफ केसेस। इन रिसेंट इंटरव्यू एट द जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन नर्मदा, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया had said that in this time of instant noodles or instant coffee from the coffee machines, the people of India wants instant justice from the organization. तो हमें समझ में आया कि एडीआर की क्या आवश्यकता है। तो मतलब उसने सिर्फ स्टार्टिंग की 5 लाइन पढ़ी और उसको समझ में आया कि ये बच्चा रट के नहीं आया है। ये बच्चा रट के नहीं आया है बिल्कुल भी। ये बच्चा एक कंसेप्ट लेके आया है और उसको पता है कि क्यों ओवरबर्डन है। और जो सीजीआई सर ने जो बात करी, उन्होंने यहाँ पे उस स्टूडेंट ने यहाँ पे वो बात को कोट किया, वो स्टूडेंट ने इस बात को यहाँ पे कोट किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऐसे में मार्क्स अगर आपको लेके आने हैं, तो सिर्फ आप एक रटा रटाए ऐसे लेके जाओगे तो आपको 2, 3, 4 से ऊपर कभी नंबर नहीं मिलेंगे। पन्ने भरने के नंबर नहीं मिलते आरजेएस में, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा ऐसे में आपको मिलेगा कंटेंट का नंबर, जब आप लो का आंसर लिखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कंसेप्चुअल नंबर। मैम आइए आप हिंदी में, कुछ हिंदी मीडियम की कॉपी भी है, वो भी मैम वो हमारी मैम देखती हैं सारी।
नेहा मैम, इन्होंने 3 इंटरव्यू दिए हुए आरजेएस के, और ये हिंदी मीडियम से हैं, तो जितने भी छात्र हैं हिंदी मीडियम के, तो उनकी कॉपीज को मैम इवैल्यूएट करेगी। आइए मैम। जी। साथियों, नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया सब चीज़ों के बारे में कि अभी आपका प्रीलिम्स हो चुका है और आपको कई लोगों को तो पता चल चुका है कि उन्हें मेंस लिखना है और कई अभी बहुत कंफ्यूज हैं। जैसा कि रोज मेरा बच्चों से डिस्कशन होता है तो वो अपना कंफ्यूजन शेयर करते हैं कि मैम उस टाइम बहुत कंफ्यूज हैं कि हम लोग लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ये नहीं तो कोई अगला अटेम्प्ट या आगे आपका एपीओ का एग्जाम आ रहा है, आप उसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सर ने वैसे आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, मैं आपको बताती हूँ कॉपीज के बारे में जो है। जैसे मैं आपको एक कॉपी का बताती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे इसमें क्वेश्चन था कि जैसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, आपके मेंस का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस पूछ लेंगे, आईपीसी में डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे सीपीसी में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो डिफरेंसेस लिखने का तरीका होता है, तरीका तो ऐसा है कि आप ऐसे लिख के आएंगे तो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा होता है कि आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए। ये बता रही हूँ मैं कि आरजेएस में डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं मेंस के पेपर में। आपको तरह तरह के डिफरेंसेस हर सब्जेक्ट में से मिलेंगे, जैसे सीपीसी में से आता है, सीआरपीसी में से, आईपीसी में से, कॉन्ट्रैक्ट में से, सब में से डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन है। अब आपको क्या लिखना होता है, देखिए आरजेएस का जो मेंस है उसमें सब धुरंधर ही बैठेंगे। अब जो मेंस लिखेंगे वो सब बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सब कुछ आता है, ठीक है। पर पास कौन होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर किस तरह से फ्रेम करते हैं। आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको अपना आंसर दूसरों से अलग दिखाना होगा। अगर वैसा ही आंसर आप लिख के आओगे जैसा दूसरा लिख रहा है तो आपको उसमें उतने ही नंबर मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधा या 1 नंबर मिलेगा, लेकिन 3 के 3 नंबर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें अलग दिखाना पड़ेगा। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देते हैं, या फिर आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं ये बच्चे की कॉपी आई थी उसमें मैंने आंसर चेक किया, बहुत नॉमिनल लैंग्वेज यूज की है। थोड़ा सा हमें चीजों को अच्छा डिफरेंट चीजें दिखानी होती है। जैसे कोट अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको इतना इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है, हिंदी वर्ड यूज करना है, ताकि उन्हें लगे कि आप अपना जब आगे जजमेंट या ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें आप अपने हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बच्चे ने लिख दिया कोट, उनको इवेलेट करते हैं, जैसे प्रवर्तित नहीं या कुछ ऐसा लिख दिया, वैसे संविदा नहीं है तो ये है कि ये संविदा नहीं माने जाते हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक होती है वो आपके नंबर आगे जाके कटवा सकती है। और हम उन्हीं चीजों पे काम करते हैं कि आपका पर्सनल मेंटरशिप करें इस चीज के लिए कि आप अपने आंसर किस तरह से लिख रहे हैं, उनमें आपकी क्या क्या मिस्टेक है, आपको क्या एड ऑन करना चाहिए जिससे आपको उतने नंबर मिले, ठीक है। पूरे में से पूरे नंबर भी मिलते हैं। मैंने अपने खुद के मेंस लिखे हैं जिसमें मुझे फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। अगर कोई आंसर है तो उसमें से फुल मार्क्स भी हाई कोर्ट देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, पर आपका आंसर वैसा होना चाहिए जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाए। तो ये चीज हम खुद देखते हैं। आगे मैं और दिखाती हूँ आपको। जैसे इसमें डेफिनेशन है सम्मति की परिभाषा कहाँ दे रखी है, किस तरह की है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है क्योंकि ये कंटेंट है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 है, उसमें बोला गया है कि उसमें सम्मति होना चाहिए। तो एक मेन कंटेंट है, लेकिन मैंने इसमें 1/4 मार्क्स दिया है क्योंकि बच्चे ने वो चीज नहीं लिखी है जो मुझे चाहिए थी। इसमें सिर्फ कॉपी भरना, जैसे एलएलबी की कॉपीज होती है उसमें तो आपको कॉपी भरना होता है, लेकिन आरजेएस में आपको एक बहुत कम स्पेस मिलता है। उसमें आपको अपने कम शब्दों में सबसे अच्छा लिखकर आना है, क्योंकि एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करके आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझना है, पहले किसी चीज पर रुकिए, उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कीजिए। अगर आपने वहां भी आंसर गलत स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि स्पेस आपको और नहीं मिलता है। उतना ही स्पेस है, आपको अपना आंसर उसी में लिखना है और जितना आप अच्छा आंसर
लिखेंगे। तो ये सब एक मैं आपको, जैसे ये तो लॉ की कॉपी हो गई है कि लॉ की हम लोग कॉपी आपको किस तरह से चेक करके देंगे। बाकी मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। इंग्लिश वाला तो आपको सर बता चुके हैं, लेकिन हिंदी ऐसे आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा इसका फॉन्ट ऐसा हो रहा है। जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण पर एक ऐसे है, तो जो ऐसे बच्चे ने हमको लिख के भेजा है, मैंने उसमें रिमार्क किया है कि कैसे करना है। जैसे टॉपिक डालकर नहीं लिखना, जब भी कुछ टॉपिक चेंज करना हो तो पैराग्राफ चेंज करके करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ टॉपिक लिखेंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा जैसे आप कोई बच्चों वाला ऐसे लिख रहे हैं। हम 12th वाला ऐसे नहीं लिख रहे हैं। इस टाइम आपको आरजेएस के मेंस में ऐसे राइटिंग करनी है, तो पहले तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। वैसा ही नहीं जैसे परि प्लस आवरण, पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण, या फिर कोई एक कोटेशन डाल के स्टार्ट कर दिया, वो सब पुराना तरीका हो गया और वो लोग बोर हो चुके हैं पूरी इस तरीके से। अगर आप कुछ डिफरेंट करेंगे, अपना डिफरेंट माइंड अप्लाई करके इस तरह से ऐसे फ्रेमिंग करेंगे, तो आपको डेफिनेट अच्छे नंबर मिलेंगे। एक रटा रटा ऐसे होता है, उसमें 3 या 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन जब हम अपने मन से कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें आपको 9 या 10 या 11 नंबर भी मिलते हैं आउट ऑफ 15, ठीक है। तो आप मार्क्स फेच कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो? जब आप कुछ डिफरेंट करोगे, उसका मन भी तो करना, मतलब जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे, जैसे प्रोफेसर्स कॉपी चेक करते हैं ऐसे राइटिंग्स की, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश के प्रोफेसर्स होते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी मात्राओं की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं की मिस्टेक होती है तो उस पर ऐसे राउंड राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो ज्यादा हो जाती है एक ही पेज में। अगर आपके 20 अगर मात्राओं की मिस्टेक है, तो वो भी आपके लिए दुविधापूर्ण हो सकती है आगे जाकर। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पे काम करना है कि एक तो हम मात्राओं की मिस्टेक ना करें। खासकर इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज पर ध्यान दें कि जब भी वो हिंदी ऐसे लिखें तो उनकी मात्राओं की ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कि आप अपनी स्टार्टिंग कैसे करते हो। ऐसे की स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तो पढ़ने में उन्हें भी मजा आएगा और वो आपको आगे इंटरेस्ट के साथ वो पूरा ऐसे पढ़कर उसमें नंबर देंगे। अगर वही स्टार्टिंग मिली है जो सब लोग करते हैं, तो नंबर आपको वहीं डिसाइड हो जाते हैं कि हमें इसको इतने नंबर देने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी वो करनी है, ये नॉर्मल चीजें लिखी हुई है इस ऐसे में, जो होता है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये सब चीजें नहीं लिखनी होती है। और थोड़ा सा आप कैंडिडेट्स हैं, आप लॉ के कैंडिडेट्स हैं, तो सामने वाला एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो भी टॉपिक होता है उसमें लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं या कोई केस लॉ है आप उसे मेंशन करिए। जैसे कोई भी पर्यावरण प्रदूषण है उस पर MC मेहता वाले केस हैं, और उस पर जैसे ताजमहल वाला केस है, गंगा प्रदूषण का, बहुत सारे प्रदूषण से रिलेटेड केसेस है, ध्वनि प्रदूषण के केसेस हैं, तो उसमें आप सब वो मेंशन कर सकते हैं, प्रोविजंस कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 है, उसमें उसे फंडामेंटल राइट बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मूल अधिकार है। आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे केसेस है। ध्वनि प्रदूषण वाला केस है, वो केरला वाला जो केस है, चर्च ऑफ गॉड इन, तो वाला केस है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं, प्रोविजंस को मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके DPSP है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी प्रोविजन दे रखा है 48A, उसमें है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें एक ड्यूटी बनाई गई है फंडामेंटल कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन है। जब लॉ प्रोविजन हम लिखते हैं तो उन्हें डेफिनेट लगेगा कि आपके अंदर वो माइंड है, आप चीजों को रट कर नहीं लिख रहे हैं। और ये कोई इतना बर्डन तो है नहीं कि हमें कोई IAS का ऐसे लिखना है जो आपके 2000 वर्ड्स होने चाहिए या 4000 वर्ड्स होने चाहिए। हमें सिर्फ नॉमिनल 400 वर्ड्स में अपना ऐसे कंप्लीट करना है, तो कम शब्दों में ज्यादा अच्छी बातें बतानी है, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए, ये मैंने बताया है और उस बच्चे को भी बताया जिसकी कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ हम रिमार्क करते हैं कि क्या क्या चीजें कम हैं, क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको नंबर में बढ़ोतरी करती है। बाकी आप सब चीजें आपको सर बता ही चुके हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम पर्सनल मेंटरशिप में विश्वास रखते हैं, आपको पर्सनली कॉपी चेक करके हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी गलतियां होगी या जो भी आपका इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब चीजों पे हम ध्यान देंगे। ऑर्डर जजमेंट राइटिंग पर हमें ध्यान देना है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।